मेरी सभी भाई बहनों और मेरी माताओं को मेरा नमस्कार। बेटियों के और बहनों के चरण स्पर्श। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आपको मेरा प्रणाम। आपको मैं नई कहानी सुनाता हूँ। पहले भी मैंने आपको कहानी सुनाई, लेकिन एक सच्ची कहानी, रियल कहानी जो वास्तव में घटित हुई और मेरे अपने आंखों से देखी। एक बार कोई 28-29 साल पहले की बात है। मेरे पड़ोस में एक भैया रहते थे। अब उनकी फैमिली थोड़ी धार्मिक थी, थोड़ी क्या सारी धार्मिक थी, और पूजा पाठ बहुत करते थे। उनके माता जी बहुत पूजा पाठ करती थी। उनके घर में वो 3 भाई थे। सब भाइयों के 2-2 लड़के, एक लड़की थी। उनके छोटे वाले के एक लड़का एक लड़की थे। अब उस भाई बहनों में बहुत प्यार था। तो जो छोटा वाला भाई है, जो उसकी लड़की की कहानी है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। उस कहानी में इतनी रियलिटी है कि आप एक बार के लिए सोचोगे क्या आज की तारीख में भी ऐसा होता है। और उस समय की बात है, 29 साल पहले हो गई और 30वां चल रहा है मेरे हिसाब से। हम गाजियाबाद रहते थे, तो हमारे पड़ोस में रहते थे वो लोग। अब उनका मोहल्ले में सबसे बड़ी उठ बैठ थी, अच्छी उठ बैठ थी, आना जाना था। तो वहाँ एक दिन एक जागरण हुआ। जागरण में भैया को बिठाया गया। भैया ने जागरण में कुछ मांगा, क्योंकि जो जागरण कराने वाले थे वो मेरे भी जानकार थे, उनके भी जानकार थे। उन्होंने जागरण में अपने लिए एक बेटी मांगी। क्योंकि जागरण वाले भैया बोले कि भैया मांग लो, आज जो मांगोगे पूरा हो जाएगा। हमने भी कुछ मांगा था, लेकिन भैया ने बेटी मांगी। बेटी मांगने के बाद, जागरण होने के बाद 10-15 दिन बाद या 15 दिन बाद, हाँ इतने दिन बाद ही लगभग, उनके घर पे हमारे पड़ोस में एक लड़का आता है, 18-20 साल का गोरा चिट्टा। आते ही भैया से कहता, मुझे तुझसे पैसे चाहिए। भैया ने कहा, भैया मैंने कोई तेरा खर्चा दे रखा है। तो कह रहे, नहीं मैं अमरनाथ जा रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए 5,000 रुपये और कपड़े। अब भैया कह रहे, यहाँ कर्जा चढ़ा पड़ा है, तुझे पैसे कहाँ से दे दे भाई। कहता, तेरी घरवाली के बाल इतने लंबे हैं, जाके देख ले। भैया ने सोचा, ऐसे झाँक लिया हुआ घर में। मकान जो था उनका सड़क पे ही था, मेन उस पर रोड पे था। तो उनका ये तो सबने देख रखा है कि अच्छा तेरी घरवाली पेट से है। अपनी भाषा में बोला वो प्रेगनेंसी है, यानी कि। अब प्रेगनेंसी की बात सुन के भैया को थोड़ा शौक तो लगा कि मुझे नहीं मालूम, मेरी पत्नी ने मुझे बताया ही नहीं है। लेकिन भैया चुप रहे। भैया ने कहा, भैया ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहा, अच्छा तुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा, तेरे पे इतने का कर्जा है। अब थोड़ा भैया को, अगर जितनी बात मुझे मालूम है किसी को नहीं मालूम, ये कैसे बता रहा है। उस टाइम भैया पे 8-9 लाख रुपए का खर्चा था, और 8-9 लाख उस टाइम बहुत बड़ी वैल्यू रखते थे। तो बोलता है, 2 साल में तेरा खर्चा उतर जाएगा, तेरा लड़का होगा। भैया बोले, भैया लड़का तो चीनी, लड़की हो तो बता गया, क्या जो भी है बालक होगा तेरे यहाँ। तो
भैया की जेब में 500 रुपये पड़े थे। भैया ने कहा जो तुम 500 ले जाओ, हाँ अगर मेरा खर्चा उतर गया तो मैं तुझे 5000 रुपये दूँगा। उसने कहा अगले 2 साल के अंदर उतर जाएगा, गारंटी मेरी है। ये कहकर 500 रुपये लेकर वो लड़का चला गया। कह रहा मैं ना खाऊं, उसने कहा नोचा लपेट रखा था, भैया के सामने नंगा भी हो गया था। बात आई गई हो गई। भैया एक दिन मैं और भैया स्टूडियो पहुंचे, जब फोन जा रहा था, हाथ वाले घुमाने वाले फोन होते थे, तो स्टूडियो में भैया पहुंचे तो वहाँ से उन्होंने एक काले कुर्ते पहने हुए जो साधु होते उसे जाते हुए देखा। भैया को पता नहीं क्या आया, उन्होंने उसे 11 रुपये दे दिए। वो बोलता है भैया को नीचे से देख के ऊपर कि भाई तेरे लड़का होने वाला है। भैया ने कहा भैया लड़की चाहिए, लड़का चाहिए ही नहीं। कह रहा लड़के का योग है, लड़की का योग नहीं। भैया ने कहा कोई बात नहीं। कह रहा तेरे सारे काम इस साल बहुत अच्छा रहेगा तेरे लिए। ये कह के चला गया। अब भैया बड़े असमंजस में यार 2 जने मिले, 2 जनों ने ऐसी बात कही है। भैया गए अपनी मिसेस के पास, क्या कोई खुशखबरी है क्या? कह रही कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो कुछ भी नहीं है। कह रहे चलो मैं किट लाता हूँ, पता लग जाएगी। वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाला था, भैया उस पर गए। उनका जानकार था, बहुत अच्छा जानकार था। भैया गए वहाँ से किट लाए। किट में बीवी के उसमें पॉजिटिव आ गया। भैया गए तो प्रेगनेंसी है। अब वो भी हैरान और वो भी हैरान कि 15 दिन में पता नहीं लगता, फिर भी आ गया। भैया ने कहा अब बच्चे को आने दो, क्योंकि बच्चे भैया पहले भी एक आधा अबॉर्शन करवा चुके थे। भैया चलता रहा, कोई कहता लड़का होगा, कोई कहता लड़की होगी, लेकिन भैया को विश्वास था। भैया के नवरात्रे के व्रत आए। भैया नवरात्रे के व्रत पूरे ढंग से रखते थे, माँ को मनाते थे, माँ आती थी। ये एक चमत्कार है आज के युग में, और वो एक पूरी पढ़ी लिखी फैमिली जिसके अंदर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। ये मैं उस घर की बात बता रहा हूँ। अब प्रेगनेंसी का महीना चल रहा है, 7वां 8वां। भैया बड़ा ध्यान रखते हैं अपनी मिसेस का, अम्मा पापा भी उनके ध्यान रखते हैं। अब होता क्या है, लड़की होती है अस्पताल में, भैया सबको पैसे बांटते हैं। अस्पताल वाले बड़े खुश, कहते हैं हमने तो आज तक लड़के वालों को बांटते देखा, लड़की वालों को बांटते नहीं देखा। पहली बार कोई आदमी है जो लड़कियों ने बांट रहा है। अब भैया आए बड़े खुश, मिठाई लाए के लड़की हुई है। लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो बोलती है पापा मैं आ रहा हूँ, पापा मैं जा रहा हूँ। पूरे लड़कों वाले गुण थे, सब उसे बहुत प्यार करते थे। तो आज की तारीख में भी चमत्कार होते हैं। पढ़े लिखों के यहाँ होते हैं। श्रद्धा और विश्वास और आस्था आपकी अटूट है, पक्की है, सही है, तो आप कि वो चमत्कार आपके साथ जरूर होगा। यहाँ विश्वास है, विश्वास से श्रद्धा जन्म लेती है, श्रद्धा से भक्ति जन्म लेती है, और भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वैष्णव हो जाते हैं। फिर वो माँ के पुजारी थे। तो ऐसे वो लड़की हुई। उस लड़की की कहानी भी 28 साल के होने तक भी उसमें बहुत उतार चढ़ाव है। अभी तो भैया के लड़की बहुत चंचल और अच्छे स्वभाव की थी, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया थी, बहुत सुंदर थी।
तो भैया पूजा करते थे। भैया कहते थे भाई बहुत दिन हो गए माँ के दर्शन नहीं होते, पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते 7-8 साल गुजर गए। भैया जो हाथ के व्रत रखते थे, और भैया को माँ नहीं दिखाई देती थी, ना सुनाई देती थी, ना वो कुछ कहती थी। एक दिन भैया अष्टमी की पूजा करके बात कर रहे थे, माँ मुझे नहीं आती, क्या गलती हो गई है। वो कहती है तुझे मैंने दे तो दिया है अपना अंश, अब तो उसका ध्यान रख, तो उसकी जितनी सेवा पूजा करेगा समझ ले मेरी कर रहा है, और मैं तुझे नहीं दिखाई दूँ। इसका मतलब यही है कि तुझे मैंने अपना अंश दे दिया। अब भैया उसे माँ भगवती का रूप मान के उसे बड़े प्यार से करते थे, पालते थे, हम भी उसे खिलाते थे। बिटिया बड़ी होती गई हमारे सामने, और एक बार जब वो 11th-12th में थी शायद, हमारे मोहल्ले में पंडित जी आके रहने लगे थे। यंग थे, ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, और उन्होंने कह रहे भैया आपका बहुत नुकसान होने वाला है, गिरे नक्षत्र सारे खराब चल रहे हैं, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अब भैया हंसने लगे कि उस टाइम ट्रांसपोर्ट पूरे जोरों से चल रही थी उनकी, उन्हें गाड़ियाँ भेजने से होश नहीं मिलता था। भैया ने कहा और कुछ, क्या जब तक आपके घर में ये बेटी आप भूखे नहीं मरोगे, और नौबत आपकी भीख मांगने की आ जाएगी। भैया कह रहे चलो देखते हैं। भैया 6 महीने भी नहीं बीते थे, भैया के गाड़ियों के 5 एक्सीडेंट हुए, भैया सड़क पे आ गए। उसकी वो बात कि भैया भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, सारे काम धंधे बंद, कहीं से पैसा ना मिला, जो डूब गया वो डूब गया, उल्टा लोगों की देनदारी हो गई। अब लोगों की देनदारी तो लोगों को दिखाई देती थी, लेकिन लेनदारी किसी को नहीं दिखाई देती थी। भैया ने धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ बेच दी। उनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, कर चुका था, नए उसका आया था उसमें। अब उसने कहा भैया घर का खर्चा चला, मेरी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई। अब बेटी कहती है पापा मेरी पढ़ाई के सब हो गई, तो चिंता ना कर। उसने भी बीटेक में एडमिशन ले लिया 12th के बाद, उसका लोन अप्रूव हो गया। बेटे पढ़ लिख के बीटेक करके इंजीनियर बन गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेटा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। बेटी ने 1.5 साल में 3 कंपनियां बदल दी। उसका भाई कहता है इतनी जल्दी कंपनी बदलेगी तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पर उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस था। चेन्नई से गुजरात होते हुए वापस वो नोएडा आई। अब भैया चमत्कार हमने ये देखा कि उसके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आई, जबकि भैया पर पैसे नहीं थे। भगवान ने ऐसे ऐसे रास्ते खोल दिए। लोन उसका अप्रूव हो गया, जबकि उनके बेटे का लोन अप्रूव नहीं हुआ था। रजिस्ट्री लेकर गए थे भैया अपने बेटे के लिए लोन लेने, और यहाँ बगैर उसकी लोन अप्रूव हो गया। अच्छा भैया से दुश्मनी करने वाले उनके घर परिवार के कुछ लोग थे, उन्होंने बड़ी अड़चन अड़ाई। उस बैंक में आके मैंने ऐसे ये भी कह दिया ये तो चले गए मकान बेच के यहाँ से, मगर फिर भी बाधा नहीं आई। अब बेटी जॉब करती थी, पापा कहते थे उसके अरे भाई जॉब करते तो कोई लड़का वड़का पसंद आया? कहती पापा अभी तो कुछ नहीं देखा। फिर जॉब करते करते 3-4 साल बाद कहती है पापा मुझे एक लड़का पसंद है। पापा ने बड़े खुश के बताओ कौन सा है?
उसने बताया कि एक लड़का है, लेकिन रहने वाले वो इधर के हैं, बनारस से आगे के, लेकिन यहाँ उनका लड़का प्रतान की बहन भी रहती है। भैया, हमारे भैया हमें लेके गए कि चल भाई देख के आते हैं। मिले जुले परिवार अच्छा था, शुरू में हमें देखने में अच्छा ही लगा। फिर उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू करे, सगाई तक आते थे गरीब। पैसा बेटी लगा रही थी, बेटी का कोई पैसा नहीं लगा था उसमें। बेटी ने कोई फैशन नहीं किया, कोई अपने ऊपर खर्च नहीं किया, सारा पैसा जोड़ती थी। उसका भाई यहाँ भी कहता था ला इतने पैसे मुझे दे दे, ला इतने पैसे मुझे दे दे, वो दे देती थी। उसने अपना जेवर भी अपने आप जोड़ा था। भैया तो बिल्कुल खाली हो चुके थे, भैया पे वैसे कुछ नहीं था। भैया, लड़की बहुत रोती कि इस रिश्ते में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। उसके नाम का मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था शादी का। तो एक दिन वो मंदिर जाती है भैया के साथ, भोले बाबा से कहती है अगर मेरी शादी यहाँ होनी है तो कोई अड़चन ना आए, और कोई अड़चन और यहाँ नहीं होनी है तो आप ये रिश्ता तोड़वा दो। तो भैया ने कहा शिवलिंग पकड़ के दोनों माथा टेक के उनके आगे रोना, सही बात हो जाएगी। भैया वहाँ से उनका 10 दिन में रिश्ता टूट गया। फिर लड़की ने वेबसाइट पे जीवनसाथी.com पे अपनी एक आईडी बनाई और अपने पापा को दे दी, भैया को, क्या आप लड़का ढूंढो, जो आप ढूंढोगे मैं उससे शादी कर लूँगी। आज की तारीख में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। भैया भाभी ने लड़का ढूंढा, 4-5 लड़के ढूंढे, एक लड़का पसंद आया, उससे बात करवाई, उसे भी पसंद आ गई, परिवार अच्छा था, शादी हो गई। बेटे की शादी उन्होंने करी दी थी 1.25 साल पहले। और भैया का सबसे बड़ा दुख का कारण उनके बेटी की शादी थी। वो जो लड़की ब्याह के लाए थे, वो लाए थे कि हमारे घर में मिलजुल कर रहेगी, जॉब करेगी, इसका ध्यान हम रखेंगे बेटी बना के, एक जाएगी एक आएगी। पर उस लड़की ने आते ही नए नए परपंच रचने शुरू कर दिए। वो उनकी बेटी के पीछे पड़ गई, अब अपने पति से रोज उसकी कोई ना कोई छोटी बात बढ़ाती। अब भैया भाभी कह रहे भाई किसी तरह शादी हो जाए, लड़की अपने घर चली जाए, तो ये सब बातें खत्म हो जाए। इसमें लड़की की माँ उसकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि पहली जो यहाँ पे शादी टूटी थी उसमें भी उसकी लड़की की माँ का और पिता का अहम रोल था। बाद में भैया भाई को सब पता लग गया था कि जो उनकी समधन थी वो होने वाले समधी से बातें कर रही थी। भैया ने कहा भाई तुम अपने पति के पास जाओ, हमारे मेहमानों बैठे, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। लेकिन भाई साहब उसने एक सुनी नहीं। भैया कह रहे हैं भाई मैंने इतनी कह दी तब मैंने सुनी। फिर वो बोलते चलो रिश्ते ने हम छोड़ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बनारस में शादी रखने की बात करी, क्योंकि इन्होंने उन्हें सिखला पढ़ा दिया था बहुत। वो नहीं चाहते थे इनकी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में हो, ना लड़की की माँ ना लड़के पिता। लड़की जो बहू आई थी उसके माँ बाप भी नहीं चाहते थे। अब शादी.com से लड़का देखा बहुत अच्छा, भैया ने सबको दूर रखा, शादी बहुत अच्छे ढंग से बहुत बढ़िया हो गई। लड़का भी बिल्कुल सीधा साधा मिल गया, अच्छा लड़का, उसे प्यार करता है लड़की को। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ देखो, मेरी उसकी बेटी ने ये कहा था मंदिर में आके कि
जो शादी होनी है तो हो जाए, नहीं तो प्रभु तोड़ के कहीं और शादी करवा देना। तो भोले बाबा उसे वहाँ से बचा के लाए। फिर भैया भाभी को, और एक दिन हम बैठे थे तो उसने बताया कि मुझे महसूस होता है कि ऐसा वो लड़का ही मुझे मारना चाहता हो। उसने कई चीज़ें बताई ऐसी ऐसी, कहता मुझे मंदिर जाना पड़ा। अब इस शादी होने के बाद उस पर माँ की कितनी कृपा थी, भोले बाबा की। वो आँख बंद करके इंजीनियर होकर भी उन पर विश्वास करती थी। वो कहती है कि जो भी करेंगे मेरे भोले बाबा सही करेंगे। अब वही भाई उसके खिलाफ हो गया पत्नी के साथ मिलके, और होली वाले दिन त्योहार पे उसने अपनी बहन को घर से निकाल दिया। पहली बार वो लोग अपने घर आए थे। तो मैंने ये देखा आज की तारीख में आप अपने सगे भाई बहनों, सगे रिश्तेदार हों, उन्हें आप अपनी पर्सनल बातें, खास बातें ना बताएं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो मम्मी पापा को बताएं, नहीं तो मम्मी पापा को भी नहीं बताएं। इस कहानी से ये सीख मिलती है, ये सच्ची कहानी है। आज वो लड़की खुश है और सुखी है, भैया भाभी भी ठीक है। बस कैसे वो रह रहे हैं मैंने देख के आया हूँ। शायद वो अभी कुछ दिनों में घर छोड़ दें, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए इस कहानी का सबसे बड़ा रूप ये है कि आप अपनी पर्सनल, जो बहुत खास तौर पर आपकी तरक्की की बातें हैं, आपकी अच्छी बातें हैं, वो किसी को तो खास तौर पर बताए नहीं। घर का आदमी भी किलस जाता है, आपसे दुश्मनी मन पाल लेगा और एंड टाइम आने पर आपसे बदला लेगा। इसलिए सब चीज़ों का ध्यान रखें। इस कहानी का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि रिश्तों की गहराई भले ही कितनी गहरी हो, आप अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करें। कौन कब अपने मन में आपसे रंजिश की, दुश्मनी की या ईर्ष्या की गांठ बांध ले, जो आपके लिए बाद में घातक हो, आपके परिवार के लिए घातक हो। ये इस पर कहानी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं आपको अब नई कहानी सुनाता हूँ। कल आपको नई कहानी सुना के, वो भी सच्ची रियल कहानी है, आप उसे सुनेंगे। हर कहानी एक संदेश देकर आती है। हर कहानी जो रियलिटी में उतरी है वह भुक्तभोगी है समाज की। तो पुराने लोग जो कहा करते थे, उनके जो अनुभव होते थे उसके बेस पे वो अपनी राय दिया करते थे, जो सच और अकाट्य होती थी, जिसे काट नहीं होती थी। आज भी वैसा ही है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपसे किसी से कोई चंदा या वो नहीं चाहिए। मैं मथुरा वृंदावन में ज़मीन लेके वहाँ वृद्धाश्रम खोलूँगा। अपनी मृत्यु से पहले एक अच्छा काम कर जाऊँ, तो मुझे आपसे कोई सहायता या हेल्प नहीं चाहिए। बस आप मेरी वीडियो पूरा देखें, जिससे मेरा वॉच टाइम बन जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और कुछ आमदनी का जरिया हो, जिससे मैं अपना भी खर्चा चला सकूं और वृद्धाश्रम खोल के जा सकूं। जब जाऊं तो सुकून की नींद मुझे प्राप्त हो। आपको जय श्री महाकाल, सबको, सभी माताओं बहनों के चरण स्पर्श, भाइयों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।